नमस्कार। यूनिवर्सल ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सुपरफास्ट डिवीजन भाग 1 में 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा होनी है और ये 30 प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं और ये श्रृंखला आगे भी चलती रहेगी। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तत्काल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बिना कोई समय गवाए इस क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर आज का पहला प्रश्न है। जैसा आप देख पा रहे होंगे कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? ध्यान देना, प्रश्न है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? यानी जिस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आज हम लोग जानते हैं, इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। लेकिन प्रश्न में यह है किसकी पहल पर? तो आपके सामने ऑप्शन है महात्मा गांधी, ए.ओ. ह्यूम, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ये प्रश्न हमेशा उठाया जाता है और इस प्रश्न को जब भी कोई प्रश्न राष्ट्रीय आंदोलन से रखा जाता है तो इस प्रश्न पे जरूर महत्ता दी जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए.ओ. ह्यूम। इसका सही उत्तर है ए.ओ. ह्यूम। अर्थात 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इनका पूरा नाम भी आप लोग याद रखें, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का दूसरा प्रश्न आपके सामने है। चूँकि इस क्लास का नाम ही रखा गया सुपर फास्ट डिवीजन, तो हम लोग सुपर फास्ट तरीके से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों पर चर्चा कर सकें, परीक्षा के पूर्व आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो जाए। जब भी ये वीडियो को देखें तो कम समय में आप अधिक से अधिक प्रश्नों की आप चर्चा कर लें। तो आज का दूसरा जो प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? देखिए, इस प्रश्न में दो बातें पूछ दी गई हैं, यानी कब और कहाँ, दो चीज़ें जुड़ी हुई, कब और कहाँ। यानी जिस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था ए.ओ. ह्यूम की पहल पर, जैसा कि पिछले आपने देखा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की पहल पर हुआ था, उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर है, एकदम सटीक उत्तर है, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था और बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय के एक हॉल में हुआ था। पहली बार बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। तो बिना किसी अन्य ऑप्शन को लिए डाउट हुए ये ऑप्शन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ था। साथ साथ हम आपको बता दें चारों अधिवेशन, पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई, आप इसको ध्यान रखना, बम्बई। दूसरा है कलकत्ता। तीसरा हम आपको लिख दे रहे हैं, तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास और चौथा हुआ था इलाहाबाद, जिसे आज हम लोग प्रयाग के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जी हाँ, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? तो वो तो आप जानते हैं ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, दूसरा है व्योमेश चंद्र बनर्जी, तीसरा है बी राघवाचार्य, चौथा है फिरोज शाह मेहता। तो आप लोग इसलिए सही उत्तर है व्योमेश चंद्र बनर्जी। अर्थात इनका कहीं कहीं नाम मिल जाता है W.C. बनर्जी। तो वहाँ आप कन्फ्यूज मत होइएगा, इनका नाम W.C. बनर्जी भी मिलता है। अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी या W.C. बनर्जी, दोनों में जो ऑप्शन आपको मिले वो लगाइएगा। W.C. का पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी।
तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हुआ व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं? आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। तो सोचिए आप, बहुत ही महत्वपूर्ण समाज है आर्य समाज। सीधे इसका पूछा गया है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं? इसका सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती। सही उत्तर स्वामी दयानंद सरस्वती। तो बिल्कुल कंफ्यूज न होइएगा, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। चलिए आज के अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? अर्थात निम्न में से राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? इसमें ब्रह्म समाज पहला ऑप्शन, आर्य समाज दूसरा ऑप्शन, थियोसॉफिकल सोसाइटी तीसरा ऑप्शन और पूना सार्वजनिक सभा चौथा ऑप्शन। तो इस प्रकार से 4 हैं। देखिए कभी कभी प्रश्न में क्या होता है कि कौन सा उत्तर नहीं हो सकता। पिछली बार अभी प्रश्न में आपने देखा आर्य समाज का प्रश्न आया था, वहाँ आपने स्वामी दयानंद सरस्वती देख लिया। अर्थात अब आर्य समाज तो कम से कम नहीं हो सकता उत्तर, एक उत्तर तो ऐसे ही आपका क्लियर, मतलब एक ऑप्शन हट गया। अब बचा ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, पूना सार्वजनिक सभा। अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। आप लोग गेस करिए, उसके बाद हम उत्तर आपके सामने सही उत्तर बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, राजा राम मोहन राय द्वारा निम्न में से किसकी स्थापना की गई? तो जी हाँ, ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। सही उत्तर है ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। आप लोग अपने मन में एक उत्तर को संकल्पित कर लिया करिए। आप चारों ऑप्शन पढ़ करके एक सटीक जो आपको लगे निकटतम, उसको आप लोग अपने मन में सोच लिया करिए, फिर हमारे उत्तर से मैच करिए। तो आपका एक तरह से एक मूल्यांकन भी होता जाएगा और जो गलती होगी आप उसको सुधारते भी जाएंगे। चलिए, अब हम इस पर ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इस क्लास का नाम ही है सुपर फास्ट रिवीजन। कम समय में ज़्यादा प्रश्नों की चर्चा करनी है, इसलिए इसको थोड़ा सा तेज़ गति से हम आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित किया गया था? ये ब्रिटिश हुकूमत में एक प्रेस एक्ट है। बहुत ही इस प्रेस एक्ट को बहुत ही इसमें कठोरता से इसको लागू किया गया था और इसमें भारतीयों के ऊपर कई प्रतिबंध लगाए गए थे। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जिसे गलाघोटू अधिनियम, काला कानून, यानी प्रेस की स्वतंत्रता पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया। कई बातों से इसको जाना गया है। तो इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निम्न में से किसने लगाया था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन डी लॉर्ड वेवेल। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो चारों ऑप्शन में आपको सोचना है। तो चलिए, आप लोग सोच लिए होंगे और हम भी बता देते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू करने वाले थे लॉर्ड लिटन। जी हाँ, थोड़ी सी इसकी कहानी बता दें आपको। ईश्वरचंद्र विद्यासागर की एक पत्रिका थी सोम प्रकाश में कुछ ऐसे उसके ऊपर इन्होंने आरोप लगाया, भड़काऊं या ब्रिटिश सरकार के विरोध में कुछ ऐसे गतिविधियों का आरोप लगा करके वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पर, यानी स्थानीय भाषा में छपने वाले सभी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी स्थानीय भाषा में छपने वाले सभी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। अर्थात वहाँ के लोकल लोग समाचार पत्रों को न पढ़ सके। एक तरह से लोगों के मुंह को बंद करने का प्रयास वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा किया गया था। एक प्रश्न यहाँ से और बनता है, इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लिटन ने लगाया था, जिसका उत्तर आपके सामने सही टिक लगा हुआ है। लेकिन जस्ट लिटन के बाद रिपन आते हैं और वो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को हटा देते हैं। तो 2 प्रश्न आप तैयार कर लीजिए। लागू किया यानी पारित किया गया तो लॉर्ड लिटन के समय में, लेकिन इसे किसने हटाया? इस काला कानून को किसने हटाया? इस गलत एक्ट को किसने हटाया? तो लॉर्ड रिपन। इसका दूसरा उत्तर हो जाएगा रिपन। हटाने वाले रिपन और पारित करने वाले लिटन। इस प्रकार से एक प्रश्न से आपके 2 प्रश्न तैयार हो सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और अभी इस चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आप चाहते हैं कि लगातार इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि
इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आज के अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए जिस प्रश्न की चर्चा हमने पीछे कर दी है और वही प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन पे आ गया है। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित किया गया था? पिछला प्रश्न भी क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 लगभग एक जैसा हो गया है। चलिए इस यानी कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित किया गया था, तो वही उत्तर होगा लॉर्ड लिटन। यहाँ भी हम लोग कर देते हैं, लिटन ने पारित किया था। तो इसका प्रश्न चर्चा हो चुकी है। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। यंग इंडिया के लेखक कौन हैं? यंग इंडिया के लेखक कौन हैं? आपके सामने स्क्रीन पर यंग इंडिया पत्रिका, इसके लेखक कौन हैं? यानी बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो यंग इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इसमें कोई ज़्यादा क्लू हो नहीं सकता है। सीधे आप याद रखिए यंग इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, इल्बर्ट विधेयक इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट भी बहुत महत्वपूर्ण बिल है, राष्ट्रीय आंदोलन से काफ़ी चर्चा हुई है। इल्बर्ट विधेयक यानी इल्बर्ट कानून या इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? इसमें ऑप्शन है कैनिंग, रिपन, लिटन और कर्जन। तो इसका सही उत्तर है इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया था लॉर्ड लिटन के समय में। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर है लॉर्ड लिटन, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, सी यानी लॉर्ड लिटन। अगले प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? आप समझ गए होंगे, प्रश्न बहुत ही फेमस प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया है? देखिए आप लोग आज़ाद हिंद फौज में पहला ऑप्शन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दूसरा ऑप्शन लाला लाजपत राय, तीसरा ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, चौथा ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक। जब भी बात आएगी आज़ाद हिंद फौज के गठन की बात, तो बिना किसी डाउट के आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सही उत्तर इसका है सुभाष चंद्र बोस। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? प्रश्न है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, यानी क्या प्रश्न है? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बहुत ही फेमस संगठन है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसमें पहला ऑप्शन ए.ओ. ह्यूम, दूसरा ऑप्शन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तीसरा ऑप्शन दादा भाई नौरोजी और चौथा ऑप्शन फिरोज शाह मेहता। तो सीधे सीधे इसके उत्तर पे हम लोग आते हैं। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? प्रश्न है भारत सेवक समाज, ध्यान रखिएगा, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आप गेस करिए, सही उत्तर पर गेस करिए और आपको देखते हैं कि आप अपने स्वयं अपना मूल्यांकन करिए कि आप सही उत्तर कितना पहुंच रहे हैं। चलिए हम आपको सही उत्तर इसका बताते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। इस प्रश्न का सही विकल्प है भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं। इसको चाहे तो आप नोट भी करते चलें और सुनते भी चलें, सुनने और नोट करने से दोनों से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले हैं।
नेक्स्ट प्रश्न, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण, उग्र राष्ट्रीयता यानी थोड़ा सा राष्ट्रीयता में उग्र, थोड़ा सा आक्रोशित होना, इस तरह के उदय का कारण क्या था कि वह कौन सी स्थितियां बनी जब भारत में उग्र राष्ट्रीयता का उदय हुआ? इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। नंबर 1, उदारवादियों की पद्धति असंतोषजनक। जो शांतिप्रिय लोग थे, जो उदारवादी थे, उनकी जो पद्धति प्रक्रिया थी वो बहुत संतोषजनक नहीं थी। दूसरा ऑप्शन, धार्मिक पुनरुत्थान और सांस्कृतिक नवजागरण। जी हाँ, धार्मिक पुनरुत्थान और नवजागरण, क्या ऐसा भी कारण था? तीसरा ऑप्शन है, उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। जी हाँ, यानी कि उदारवादियों की पद्धति से में जो असंतोषजनक जो बात थी, ये भी एक कारण था। धार्मिक पुनरुत्थान और सांस्कृतिक नवजागरण, ये भी एक कारण था। और उपनिवेशों में भारतीयों के साथ, यानी जो भारत उपनिवेश थे, उन उपनिवेशों में भारतीयों के साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया जाता था। इसी कारण से भारत में उग्र राष्ट्रीयता का उदय हुआ। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ चौथा ऑप्शन, यानी डी ऑप्शन। उपयुक्त यानी जो लिखा है सभी कारण, यानी उपयुक्त के तीनों कारण भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही फेमस प्रश्न है, सामान्यतः हर परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है। और आज का ये जो टॉपिक है सुपर टेट और अन्य परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिससे आप लोग कोई भी परीक्षा दे तो उसमें इस तरह के प्रश्न आपको मिलते रहते हैं। आपके दिमाग में ये प्रश्न का उत्तर स्थिर हो जाए, प्रयास यही किया गया है। और लगातार ये श्रृंखला चलती रहेगी, ये 30 प्रश्नों की श्रृंखला चलती रहेगी। ये रिवीजन यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन रिवीजन भाग 1 है, भाग 2 भी आपके सामने आएगा। आप लोग लगातार बने रहिए। तो इस प्रश्न में 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? जी हाँ, बहुत ही सामान्य प्रश्न है, बहुत ही फेमस प्रश्न है कि 1905 यानी कहा था कि इसमें तारीख भी 16 अक्टूबर 1905 भी जोड़ दिया जाता है कि बंगाल का विभाजन, बंग भंग, जिसका नाम क्या है बंग भंग, यानी बंगाल का विभाजन। बंगाल आज जो पूरा बांग्लादेश और भारत का वेस्ट बंगाल, ये सब मिला करके बंगाल था। तो अंग्रेज़ों ने भारत में मतलब भारत की राष्ट्रीय एकता को विभाजित करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए बंगाल को विभाजित किया था। लेकिन प्रश्न है कि 1905 में बंगाल का जब विभाजन हुआ था, उस समय भारत के मतलब वायसराय यानी कौन थे? चर्चा उनकी होनी कि भारत के वायसराय कौन थे, यानी किसके द्वारा किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है केनिंग, ऑप्शन 2 है कर्जन, ऑप्शन 3 है वेवेल, ऑप्शन 4 है लिटन। जी हाँ, 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। अर्थात बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। इसे कहीं बंग भंग भी लिखा रहता है, तो आप लोग परेशान न होइएगा, बंग भंग भी लिखा रहता है, ठीक है। इससे बिल्कुल आप भ्रमित न होइएगा। बंग भंग का अर्थ ही हुआ कि बंगाल का विभाजन, ठीक है। चलिए आज के अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? उग्र यानी जो उग्र विचारधारा के थे, जो उग्र मतलब एकदम हिंसात्मक नहीं थे, लेकिन उग्र थे एकदम। जो हमारे पूर्व के जो हमारे भारत के नेता थे वो थोड़ा सा उदारवादी थे, लेकिन यहाँ बात आई है उग्र। उग्र मतलब थोड़ा सा अपनी बात को कठोरता से रखना। ऐसे विचारधाराओं को हम उग्र राष्ट्रवादी कहते थे। राष्ट्र के ही प्रति थे, लेकिन थोड़ा सा अंग्रेजों के सामने उग्रता से पेश आते थे, इसलिए उन्हें उग्र राष्ट्रवादी कहा गया है। यानी उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? प्रश्न है उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? साधन में बहिष्कार पहला ऑप्शन है, स्वदेशी दूसरा ऑप्शन है, राष्ट्रीय शिक्षा तीसरा ऑप्शन है। तो इनमें देखते हैं कि उग्र राष्ट्रवादियों का जो साधन था वो तीनों था उपयुक्त, यानी कि सबसे ऊपर के ABC, यानी बहिष्कार भी इनका साधन था, स्वदेशी अपनाओ इनका साधन था, राष्ट्रीय शिक्षा यानी ये भी इनका था। यानी इस प्रकार से उपयुक्त के तीनों मिलाकर के ये था। सही ऑप्शन तो इसमें है ये सभी, लेकिन अगर आपको जानने के लिए उग्र राष्ट्रवादियों का साधन बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा ये तीनों था, लेकिन प्रश्न का सही उत्तर ये सभी ऑप्शन लगेगा। दोनों बात आप जानते रहिए। चलिए अब हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना
किसके द्वारा की गई? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने है। दक्षिण शिक्षा, देखिए उत्तर शिक्षा उत्तर भारत, दक्षिण शिक्षा की बात हो रही है। दक्षिण शिक्षा समाज, क्या नाम है? दक्षिण शिक्षा समाज। इस शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, बिना किसी डाउट के आप लोग जानिए, दक्षिण शिक्षा जब भी आपके सामने आवे तो आप उत्तर लगाएंगे बाल गंगाधर तिलक। सही उत्तर आपके सामने बाल गंगाधर तिलक। दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आप हमेशा उत्तर देंगे बाल गंगाधर तिलक। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये बहुत ही फेमस कथन है। यह कथन किसका है? सामान्यतः हर छोटी बड़ी परीक्षाओं में इसको पूछा जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। आप चारों ऑप्शन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, इन चारों उत्तर में मन में आप जो भी आपको उत्तर सही लगे उसे संकल्पित करिए और फिर आपके सामने सही उत्तर स्क्रीन पे आपके सामने होगा। तो चलिए हम इसका सही उत्तर बताते हैं। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये कथन है बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ, बहुत ही बचपन से पढ़ते आप भी आए होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। यानी कि इस कथन के लिए बाल गंगाधर तिलक बहुत प्रसिद्ध हुए इस कथन के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा। जी हाँ, ये भी कथन बहुत चर्चित रहा और भारतीय इतिहास में जो भी इतिहास के विद्यार्थी हैं, इतिहास से जरा भी उनका लगाव है, तो इस कथन को भी वो जरूर जानते होंगे कि ये कथन बहुत ही, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा। यह कथन किसका है? आपके सामने स्क्रीन पर चार ऑप्शन हैं, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और भगत सिंह। तो बिना किसी डाउट के आप सही उत्तर इस प्रश्न का आप देंगे लाला लाजपत राय। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है लाला लाजपत राय। यानी लाला लाजपत राय जी ने कहा था कि मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, और ऐसा ही हुआ। अर्थात लाला लाजपत राय के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया, लाहौर में जो इनके ऊपर लाठीचार्ज की गई थी लाला लाजपत राय के ऊपर, तो वो अंततः ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील ही साबित हुआ और यहाँ से बोरिया बिस्तर भाग करके ब्रिटिश बाद में चले गए। इसकी शुरुआत लाला लाजपत राय की ही थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? जी हाँ, अमेरिका में कहा जाता है, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। जी हाँ, चार ऑप्शन हैं, बहुत ही फेमस प्रश्न है। चारों ऑप्शन में लाला हरदयाल, भाई परमानंद, भाई चंपक रमण पिल्लई और चौथा ऑप्शन है श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो बहुत ही फेमस प्रश्न है, सामान्यतः परीक्षाओं में आने वाला प्रश्न है। बिना किसी डाउट के आप इस प्रश्न का उत्तर अपने माइंड में रखिए कि गदर पार्टी के संस्थापक और गदर पत्रिका के भी संस्थापक, इन दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर होगा लाला हरदयाल। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। जब भी ये प्रश्न आपके सामने आए तो सीधे उत्तर आप लगाएंगे लाला हरदयाल। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। आज का ये 20वां प्रश्न आपके सामने है, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? ध्यान देना, कांग्रेस के उदारवादी, आप देख रहे होंगे उदारवादी और उग्रवादी, थोड़ा सा जो कठोरता से अपना काम करते थे। उदारवादी जो बिल्कुल बिना किसी प्रकार की कठोर शब्दों का प्रयोग करते हुए, बिना कठोरता अपनाते हुए, ऐसे नेताओं को उदारवादी, और थोड़ा सा जो उग्र विचारधारा के हुए उन्हें हम लोग उग्रवादी नेता कहे। यानी कि उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन, यानी इन दोनों लोगों के में विभाजन, एक ऐसी स्थिति आई कि जब दोनों लोगों के बीच विभाजन हो गया। तो वह विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? क्योंकि कांग्रेस का प्रत्येक वर्ष अधिवेशन होता था,
इस प्रकार से कांग्रेस का जो प्रत्येक वर्ष अधिवेशन होता था उसमें हर साल कहीं ना कहीं अधिवेशन होता था। इन्हीं में से किसी अधिवेशन में उग्रवादी और उदारवादी दोनों का भी विभाजन हो गया। तो ये अधिवेशन बहुत ही फेमस है, सूरत अधिवेशन। इसका सही उत्तर है सूरत अधिवेशन, यानी कहते हैं ना, इसको दूसरे रूप से भी जाना जाता है। कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में कब विभाजित हुआ? तो जी हाँ, 1907, ध्यान रखना तारीख, 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गया था, यानी उग्रवादी विचारधारा के लोग और उदारवादी विचारधारा के लोग, यानी 1907 के सूरत अधिवेशन में दो भागों में बटा था। तो इसका सही उत्तर होगा सूरत अधिवेशन। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो ऑप्शन है ए भगत सिंह, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन डी एस पाल। देखिए, दिल्ली की खाली असेंबली में, असेंबली की बेंचों पर बम फेंक करके अपनी बात को केवल मीडिया के सामने कहना चाहते थे, दुनिया के सामने कहना चाहते थे, ताकि उनकी बात जो असेंबली में अगर कही जाए तो वो चारों ओर पहुँचे। उद्देश्य यही था, किसी को मारना नहीं था। ये क्रांतिकारी नेता थे भगत सिंह। तो सही उत्तर हुआ इस प्रश्न का भगत सिंह। वही भगत सिंह जिन्होंने दिल्ली की असेंबली की खाली बेंचों पर बम फेंका और उसी के बाद अपनी गिरफ्तारी दी। लेकिन इसी के बाद इनको जो है लाहौर षड्यंत्र से जोड़ करके इनको मुकदमा चलाया गया। अंत इनको फांसी भी हुई, लेकिन शुरुआत यहीं से हुई। दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता का नाम था भगत सिंह। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन को तात्कालिक असफलता का कारण क्या था? प्रश्न आपके सामने है, क्रांतिकारी आंदोलन का तात्कालिक असफलता यानी तुरंत असफलता का कारण क्या था? केंद्रीय संगठन का अभाव, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति, उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव। जी हाँ, क्रांतिकारी आंदोलन के तत्कालिक की तुरंत असफलता का कारण यही था कि केंद्रीय संगठन उतना अच्छा नहीं था, यानी कि केंद्रीय संगठन का अभाव था। केंद्रीय संगठन का अभाव था। तो इस तरह से ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति ये भी था। उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव था। जी हाँ, बिल्कुल अभाव था। इस प्रकार से उपयुक्त ये चारों कारण क्रांतिकारी आंदोलन की तत्कालिक असफलता का कारण बना। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी कारण। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब व किस अधिवेशन में हुआ? ध्यान दीजिएगा प्रश्न में, कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी, अर्थात उदारवादी आप जानते हैं नरम दल और गरम दल, इसको नरम दल भी बोला जाता है, नरम और इसे गरम दल। ठीक है, ध्यान रखना, नरम दल और गरम दल नेताओं में पुनः मेल कब और किस अधिवेशन में हुआ? अर्थात गरम दल जो 1907 में सूरत अधिवेशन में अलग हुए थे, गरम दल और नरम दल अर्थात उदारवादी और उग्रवादी, वो लोग पुनः एक साथ कब आए? आपके सामने स्क्रीन में 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, 1907 के सूरत अधिवेशन में, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1929 लाहौर अधिवेशन में। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। जी हाँ, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का एकीकरण हुआ था। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही उत्तर है अंबिका चरण मजूमदार, AC, ध्यान रखना AC मजूमदार। जी हाँ, AC मजूमदार, यानी कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और इसी अधिवेशन में गरम दल और नरम दल एक हुआ था। और इस अधिवेशन को लखनऊ पैक्ट के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से
मुस्लिम लीग की एक मांग कांग्रेस से चली आ रही थी, उस मांग को इसमें उसी मांग पर एक समझौता हुआ था जिसे लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। तो इस तरह से कई प्रश्न इस प्रश्न से जुड़े हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, लखनऊ समझौता। जैसा कभी पिछले प्रश्न में चर्चा हुई, फिर से वही प्रश्न आपके सामने है। लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ? यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग, यानी लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ। ये समझौता कब हुआ? जैसा कि पिछले प्रश्न में आप चर्चा कर चुके हैं, 1916 में हुआ। इसमें ज़्यादा कुछ चर्चा की जरूरत है नहीं। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल का एकीकरण हुआ। साथ साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ, जिसके बाद इस अधिवेशन को लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना गया। यानी 1916 के अधिवेशन को लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। गर्म दल का नरम दल का एकीकरण, कांग्रेस और लीग के बीच समझौता, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। 3 प्रश्न इस प्रश्न से जुड़ा हुआ है, हमेशा ध्यान रखना, बहुत ही आने वाला ये प्रश्न है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न को हल करने से पहले हम आपसे कहेंगे, जो लोग इस वीडियो पर नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, वो लोग इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। अगर आप लाइक और शेयर करेंगे तो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा और हम मन से अच्छे अच्छे प्रश्न को लेकर के आएंगे। क्योंकि उत्साह आप लोगों के द्वारा बढ़ता है, इसमें कोई आपका अन्य कोई खर्च नहीं हो रहा है, बल्कि आपके लाइक और कमेंट से उत्साह ही बढ़ता है। तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहें, लोगों को बताते भी रहें। अगला प्रश्न आपके जो सामने है, इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? जी हाँ, क्या प्रश्न है? होम रूल आंदोलन, जिसे बोला जाता है गृह प्रशासन। यानी भारत में, भारत की बात हो रही है, कोई ये भारत के बाहर भी था। भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? नंबर 1 ऑप्शन है लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, पहला ऑप्शन। नंबर बी ऑप्शन है श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक द्वारा। नंबर सी ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन, गोपाल कृष्ण गोखले सूर्यनाथ बनर्जी द्वारा। और नंबर 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आपके सामने है, श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक द्वारा भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। होम रूल का अर्थ होता है गृह प्रशासन, अर्थात होम रूल का उद्देश्य था कि ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना। यानी ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्ति, ये कहलाता है होम रूल आंदोलन। इसका उद्देश्य यही था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हुआ श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी परीक्षाओं में आने वाला प्रश्न है। चलिए आज के अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कुटीर उद्योग को समाप्त करना, विश्वविद्यालयों, क्या है रॉलेट एक्ट? पहला ऑप्शन है कुटीर उद्योग को समाप्त करना, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता समाप्त करना। तीसरा ऑप्शन है इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बना सकती है। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था इसके द्वारा बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बिना यानी गिरफ्तार किया जा सकता है, अर्थात बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के कभी भी किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसका उत्तर हुआ सी, यानी रॉलेट एक्ट 1919 में जो ये कानून पास किया गया था, इसका उद्देश्य ये था कि बिना किसी सूचना के, बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को कभी भी बंदी बनाया जा सकता है। ऐसा ये अंग्रेजों का एक काला कानून था, इसके विरोध में बहुत आंदोलन हुआ। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, आगे लेकर आते हैं। आज का ये 27वां प्रश्न आपके सामने है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई? ध्यान दीजिएगा, देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड
इसकी तारीख हर इतिहास पढ़ने वाले छात्र को इस प्रश्न का उत्तर जरूर जानना चाहिए। आप नवी परीक्षा दे रहे हो तो भी आपको जानना चाहिए। एक बहुत ही नृशंस हत्याकांड अंग्रेजों द्वारा पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में ये घटना हुई। ये घटना कब हुई, इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, लेकिन हम चारों ऑप्शन में कोई ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, सीधे सीधे आपसे उत्तर जानना चाहेंगे। आप मन में सोच भी लिए होंगे, जो भी जानते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस एक बाग में अब क्रांतिकारी सभा कर रहे थे और एक हंसराज नामक एक भारतीय ने पुलिस को इसकी सूचना दी और जनरल डायर ने के सिपाहियों ने उस बाग को चारों ओर से घेर करके बिना किसी सूचना के चारों ओर से गोली बरसाई और इसमें हजारों भारतीय मारे गए। इस हत्याकांड के गवाह थे जिन्होंने अपनी आंखों से इस हत्याकांड को देखा था, जिनका आप लोगों ने नाम सुना होगा, शहीद ऊधम सिंह। ऊधम सिंह ने ये प्रण उस दिन लिया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो प्रमुख साजिशकर्ता हैं या जिन्होंने इस कांड को किया था, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। और वो क्रांतिकारी ऊधम सिंह ब्रिटेन में जाकर, इंग्लैंड में जाकर उनकी संसद में जनरल डायर को गोली मार करके इस हत्याकांड का बदला लिया था। तो ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे राष्ट्रवादी भारत की भूमि में पैदा हुए थे जो अपनी मिट्टी से इतना ज़्यादा प्यार करते थे। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी? जी हाँ, हंटर कमेटी की नियुक्ति यानी एक महत्वपूर्ण कमेटी, हंटर कमेटी की एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी को यानी क्या जांच करना था, किसकी जांच करने के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया था? इसकी ये जांच की जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये कांड सही हुआ था, गलत हुआ था, कौन दोषी, कौन नहीं दोषी है। तो अंग्रेजों ने अपने ही कर्मचारियों की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया। जब उन्हीं के संग सिस्टम में उन्हीं के कर्मचारी हैं, उन्हीं की व्यवस्था है, तो कैसे जांच करते हैं आप समझ सकते हैं। फिर भी हंटर कमेटी की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? सरकारी अदालतों का बहिष्कार, पहला ऑप्शन। दूसरा है विदेशी माल का बहिष्कार। तीसरा है सरकारी वैतनिक अवैतनिक पदों व उपाधियों का त्याग। और चौथा है सभी। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन के कार्यक्रम में उपयुक्त ये तीनों बातें जोड़ी गई थी, अर्थात आंदोलन का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये तीनों बातें थी। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर है उपयुक्त सभी कार्यक्रम, अर्थात सरकारी अदालतों का बहिष्कार, विदेशी माल का बहिष्कार, सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों और उपाधियों का त्याग करना, ये तीनों इस कार्यक्रम का हिस्सा था। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न आपके सामने है, महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपके सामने कि महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर, नाराज होकर, व्यथित होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? जी हाँ, जो असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा पूरे देश में चलाया जा रहा था, उस असहयोग आंदोलन के क्रांतिकारियों ने यानी भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा नामक एक थाने को घेर लिया और उसको जला दिया। उसमें 25 से 26 सिपाही जलकर मर गए। इस हिंसा से, इस कांड से गांधी जी बहुत दुखी हुए और अपना आंदोलन स्थगित कर दिए यानी वापस ले लिए। तो असहयोग आंदोलन किस घटना से खिन्न होकर वह वापस लिए थे? इसका सही उत्तर है चौरी चौरा कांड, अर्थात चौथा ऑप्शन
यानी कि असहयोग आंदोलन की वापसी का मुख्य कारण था चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा गोरखपुर में है और वर्तमान में भी यहाँ पे एक थाना है। और चौरी चौरा का पूरा जिसमें भी वो सिपाही मारे थे, सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर, सारी घटनाएं वहाँ पर आज भी स्मारक के रूप में हैं। तो इस प्रकार से आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और एक बार अंत में फिर आपसे कहना चाहेंगे, इसी तरह से लगातार वीडियोज आपके सामने आएंगे। और अगर आप लोगों का लगाव रहा, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखिएगा, तो हम इस तरह के वीडियो आगे लेकर आते रहेंगे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की श्रृंखला चलती रहेगी। ये सुपरफास्ट रिवीजन क्लास 1 है। बहुत जल्द आप लोग कमेंट में लिखेंगे तो पार्ट 2 भी हम लेकर के आएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।